गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का भाग 5 का अध्ययन करेंगे और भाग 5 में बच्चों हम लोग पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की प्रक्रिया विधि का अध्ययन करेंगे। इसके पहले भी बच्चों हम लोगों ने पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के विषय में अध्ययन किया है और बच्चों हमें पता है कि इंसुलिन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ह्यूमन सेल होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यह आपका वांछित जीन है। इस वांछित जीन से हम क्या करते हैं, डीएनए का खंड निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। इससे हम डीएनए का खंड निकाल लेते हैं और जो आपका बैक्टीरिया है इससे प्लाज्मिड का हमने खंड निकाल लेते हैं और इन दोनों डीएनए खंडों को जोड़कर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज तकनीकी, जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करते हैं। इसका अध्ययन बच्चों हम लोगों ने कर लिया था। तो आपका पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की प्रक्रिया की विधि के 4 चरण हैं। अब इसका हम विस्तार से अध्ययन बच्चों पुनर्योगज डीएनए तकनीकी का करेंगे, ठीक है। और पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की जो प्रक्रिया जो है बच्चों ये चार चरणों में संपन्न होती है। जो इसका पहला चरण है बच्चों, पहला चरण क्या है कि ये जो आपका ह्यूमन सेल है या जिसको आप बोलते हैं वांछित डीएनए, ठीक है, इस वांछित डीएनए से हम क्या करते हैं, इससे हम जो है डीएनए का खंड निकालते हैं। तो डीएनए का खंड बच्चों कैसे निकालते हैं, ठीक है, वही इसका पहला चरण है। पहला चरण है वांछित डीएनए खंड अथवा जीन का पृथक्करण एवं वरण। पृथक्करण अर्थात इस डीएनए को निकालना और वरण मतलब इनका चयन करना, यही इनकी पहली प्रक्रिया होती है। इनकी दूसरी प्रक्रिया क्या है बच्चों, इनकी दूसरी जो है प्रक्रिया है आपका कि वेक्टर डीएनए का वर्ण करना या चयन करना। वेक्टर डीएनए या आपका प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज, ठीक है, इनका चयन करना, ठीक है। तीसरा, यह दूसरा चरण है बच्चों। तीसरा चरण किस तरह से आपका वेक्टर डीएनए और वांछित डीएनए को मिलाकर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करते हैं, यह इनका तीसरा चरण है। और चौथा जो इनका अंतिम चरण है बच्चों, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पोषक में स्थानांतरित करना, यह इनका चौथा चरण है। तो इन्हीं चरणों के विषय में हम विस्तार से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके विषय में हम थोड़ा बहुत अध्ययन कर लिया है, ठीक है, इस अध्याय बायोटेक्नोलॉजी में, लेकिन अब हम यहाँ पर विस्तार से इसके विषय में अध्ययन करेंगे। अगर हम इंसुलिन प्राप्त कर रहे हैं तो हमें पता है कि एक कोशिका होता है, कोशिका होता है बच्चों, और कोशिका के अंदर ही एक आपका केंद्रक होता है और केंद्रक में ही बच्चों इस तरह से संरचनाएं होती हैं और इसी में डीएनए होता है। डीएनए के अतिरिक्त बच्चों यहाँ पर आरएनए भी पाया जाता है, इसमें आरएनए भी होता है। आरएनए के अलावा इसमें प्रोटीन भी होता है, आरएनए होता है, आरएनए के अलावा प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन के अलावा ये कार्बोहाइड्रेट भी इसमें होता है। और यह जो आपकी कोशिका है बच्चों, कोशिका के चारों तरफ आपकी कोशिका भित्ति होती है बच्चों, इसके चारों तरफ एक कोशिका भित्ति होती है और इसके अंदर, इस कोशिका भित्ति के अंदर एक मेम्ब्री सेल होता है बच्चों, इसके अंदर एक मेम्ब्री सेल होता है बच्चों। तो यह जो आपकी कोशिका है, ठीक है, वह कोई भी जो है कोशिका हो सकती है। बैक्टीरिया का कोशिका हो सकता है, पादप कोशिका हो सकता है, कवक कोशिका हो सकता है और ह्यूमन की कोशिका हो सकता है। तो हमें इस डीएनए को निकालेंगे कैसे बच्चों? तो इस डीएनए को निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि यह जो कोशिका भित्ति है, हमें इस कोशिका भित्ति को हटाना पड़ेगा, ठीक है, इस कोशिका भित्ति को नष्ट करना पड़ेगा।
तो जैसे मान लीजिए यह आपका बैक्टीरिया, यह यदि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति है, अगर बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति है, बैक्टीरिया की यदि कोशिका भित्ति है बच्चों, तो आपको पता है, बता चुके हैं कि जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति है वह किसकी बनी होती है, तो यह बनी होती है पेप्टोटाइडोग्लाइकान, पेप्टोटाइडोग्लाइकान। ठीक है बच्चों, यह बैक्टीरिया, मान लीजिए यह बैक्टीरिया की कोशिका है, तो बैक्टीरिया कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वह किसकी बनी होती है, यह आपका पेप्टोटाइडोग्लाइकान की बनी होती है। और बच्चों इसको हटाने के लिए जो हम एंजाइम प्रयोग करते हैं उस एंजाइम को कहते हैं लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से यह तो बैक्टीरिया रहा। अगर हम बच्चों कवक का लें, यदि बच्चों यह जो है आपका कवक की जो है कोशिका भित्ति है, तो जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है, काइटिन की। और इसको जिस एंजाइम से इसको हम समाप्त करते हैं उसको हम बोलते हैं काइटिनेज, काइटिनेज एंजाइम होता है। और यदि बच्चों यह पादप कोशिका है, यदि यह पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका जो आपका कोशिका भित्ति होती है बच्चों, यह सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की। और इसको हटाने के लिए जो एंजाइम का प्रयोग होता है वह होता है सेलुलेज, सेलुलेज। ध्यान रखिए बच्चों, यह इसका अध्ययन आप पिछले वीडियो में भी कर लिया है कि जो भी कोशिका भित्ति होती है, इस कोशिका भित्ति को हटाने के लिए, ठीक है, एक एंजाइम प्रयोग किया जाता है। और यदि यह मान लीजिए यह जो कोशिका है वह बैक्टीरिया की कोशिका है, तो जो बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वह पेप्टोटाइडोग्लाइकान की यह बनी होती है। और इसको हटाने के लिए हम लाइसोजाइम एंजाइम का प्रयोग करते हैं। और यदि यह कोशिका कवक की कोशिका है, तो इनकी जो कवक जो इनकी कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है। और इसको हटाने के लिए हम काइटिनेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। और यदि यह पादप की कोशिका भित्ति हो, तो जो है पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और इसको हटाने के लिए हम सेलुलेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम एंजाइम का प्रयोग करके इनके इस कोशिका भित्ति को क्या करते हैं, हटा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो अगर हम इसका प्रयोग करें बच्चों, तो इसका प्रयोग करके हम इनके इस कोशिका भित्ति को क्या कर दिए, हटा दिए। इस कोशिका भित्ति को हमने हटा दिया। इस तरह से यह कोशिका भित्ति हमारी जो है हट जाती है इन एंजाइम का प्रयोग करके। अब ध्यान रखिएगा, अब इसके अंदर जो है क्या होता है, मेम्ब्रेन सेल भी होता है। और यह जो मेम्ब्रेन सेल होता है यह किसका बना होता है बच्चों, तो यह बना होता है लिपिड का, यह लिपिड का बना होता है, लिपिड भी कहते हैं इसको। तो जो आपका कोशिका भित्ति के अंदर वाला जो आपकी परत होता है जिसको हम मेम्ब्रेन सेल कहते हैं, और यह मेम्ब्रेन सेल लिपिड का बना होता है, तो इसको भी हटाना जरूरी है। तो जो लिपिड का बना है इसको हटाने के लिए हम लाइपेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। तो लाइपेज एंजाइम के द्वारा बच्चों, इस लाइपेज एंजाइम के द्वारा हम क्या करते हैं कि जो लिपिड है, जो मेम्ब्रेन सेल है, इसको भी हम हटा देते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम जो यह मेम्ब्रेन सेल है, इस मेम्ब्रेन सेल को भी हमने क्या किया, हमने हटा दिया।
ठीक है, मेम्ब्रेन सेल को भी बच्चों हमने क्या कर दिया, हमने हटा दिया। आप ध्यान रखिए बच्चों, अब जो पदार्थ प्राप्त हुआ, अब यह जो पदार्थ प्राप्त हुआ, इस पूरे पदार्थ को जो है हम कहते हैं, पूरे पदार्थ को जो हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट ध्यान रखिए बच्चों, यह जो आपका कोशिका था, चारों तरफ से कोशिका भित्ति से जो है यह घिरा हुआ था, हमने इस कोशिका भित्ति को हटा दिया और कोशिका भित्ति के अंदर भी एक परत था जिसको हम मेम्ब्रेन सेल कहते हैं, वह लिपिड का बना होता है और उस लिपिड को भी हटाने के लिए हम लाइपेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। तो जो कोशिका भित्ति और जो मेम्ब्रेन सेल था इसको मैंने हटा दिया और इसके बाद यह जो पूरा पदार्थ पाया जाता है, इस पूरे पदार्थ को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब इस पूरे पदार्थ का जो है प्रोटोप्लास्ट का हम क्या कराते हैं, अपकेंद्रण कराते हैं बच्चों, अपकेंद्रण। इनका हम अपकेंद्रण कराते हैं, अर्थात इनको जो है हम क्या करते हैं, इन सभी पदार्थ को, इन सभी जो है प्रोटोप्लास्ट को एक मशीन होता है, उस मशीन में, ठीक है, इनको क्या करता है, इस जो पूरा लिक्विड है, इस पूरे लिक्विड को हम इस मशीन में डाल देते हैं और यह मशीन क्या करता है, इनका अपकेंद्रण करता है, अर्थात इनको इस तरह से घुमाता है। ठीक है, तो अपकेंद्रण के द्वारा क्या होता है कि जो आपका आरएनए है, आपका आरएनए, आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यह सभी बच्चों क्या हो जाता है, यह सभी आपका अलग हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो आपका यह आपका पदार्थ था, इस पदार्थ का हम क्या कराते हैं, अपकेंद्रण कराते हैं। एक मशीन होता है, इस मशीन में इसको घुमाते हैं और जिसके इस अपकेंद्रण द्वारा जो है आपका जो प्रोटोप्लास्ट था, जो प्रोटोप्लास्ट का पूरा यह पदार्थ था, उसमें आरएनए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, सभी जो है अलग अलग जो है हो गया। ठीक है, अब इसमें आपका डीएनए भी है, इसमें डीएनए भी है, तो हमें केवल बच्चों डीएनए चाहिए। ठीक है, हमें आरएनए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए। अब इनको हटाना होगा, तो इनको हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें डाल देते हैं आरएनए। ठीक है, आरएनए का एंजाइम जो आरएनए का अपघटन करता है, ठीक है, अर्थात जो आरएनए को क्या करता है, नष्ट करता है, उस एंजाइम को हम डाल देते हैं। तो आरएनए को जो नष्ट करने वाला एंजाइम है वह है बच्चों आरएनए का, उसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिएज। बच्चों राइबोन्यूक्लिएज एक एंजाइम है और इस एंजाइम का हम जब इसमें डाल देते हैं जिससे यह आरएनए आपका क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब बच्चा प्रोटीन, अब इस प्रोटीन को करने के लिए हम इसमें जो डालते हैं एंजाइम वह डालते हैं प्रोटीएज एंजाइम डालते हैं, इससे यह प्रोटीन भी क्या हो जाता है, इसमें नष्ट हो जाता है। अब आता है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम जो इसमें एंजाइम डालते हैं कार्बोहाइड्रेट, यह एंजाइम जो है इसमें हम डालते हैं और यह भी नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि केवल हमें डीएनए का ही खंड बनाया जाता है, अर्थात डीएनए ही हमें अब प्राप्त होता है। आरएनए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमने क्या किया, हमने इनको नष्ट कर दिया और हमें प्राप्त हो गया डीएनए। बच्चों डीएनए को भी हम नष्ट कर सकते हैं। डीएनए को किस एंजाइम द्वारा जो है हम नष्ट कर सकते हैं, तो वह आपका होता है डीऑक्सी न्यूक्लिएज एंजाइम द्वारा, डीएनए एंजाइम द्वारा हम डीएनए को भी नष्ट कर सकते हैं। यदि हम डीएनए को नष्ट कर दें बच्चों, तब हमें क्या मिलेगा, घंटा, अर्थात यही डीएनए को तो हमें प्राप्त करना है।
तो डीएनए को हमें नष्ट नहीं करवाना है, अर्थात डीएनए को भी नष्ट करने के लिए, जिससे हमने आरएनए को नष्ट किया किसके द्वारा, एक एंजाइम द्वारा, और उस एंजाइम का नाम है राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा। ठीक उसी तरह से डीएनए को नष्ट करने के लिए डीएनए का भी एक एंजाइम होता है, ठीक है, वह आपका डीऑक्सी न्यूक्लियेज होता है। ठीक है, इस एंजाइम द्वारा हम डीएनए को भी नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें डीएनए को नष्ट नहीं कराना है, क्योंकि डीएनए ही तो हमें प्राप्त करना है। बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि आरएनए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को हमने नष्ट कर दिया, अर्थात अब बचा हमें केवल डीएनए। अब बचा केवल बच्चों डीएनए। ध्यान रखिए बच्चों, यह प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है। ठीक है, जो आपका वांछित डीएनए खंड अथवा जीन का पृथक्करण या वरण में अभी यह क्रिया जो है अभी पूरी नहीं हुई है। अभी हमने क्या किया है कि अभी जो कोशिका था, ठीक है, कोशिका में जो केंद्रक था, उस केंद्रक में जो डीएनए था उसको मैंने बाहर कर लिया। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जो आपका यह डीएनए है, डीएनए क्या होता है, डीएनए की लंबाई अधिक होती है। इस तरह से आप देखेंगे डीएनए की लंबाई बहुत अधिक होती है, डीएनए की लंबाई अधिक होती है, और इस डीएनए की लंबाई बच्चों 2.2 मीटर होती है। यह जो डीएनए है बच्चों, इस डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर होती है, और इसमें करीब 30,000 जीन इसमें उपस्थित होते हैं। कितने हजार जीन उपस्थित है बच्चों, 30,000 जीन उपस्थित होते हैं। और इस डीएनए जो है, डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर होती है, और इस 2.2 मीटर, ठीक है, लंबा जो डीएनए है उसमें 30,000 जीन उपस्थित होते हैं। और हमें कितने जीन चाहिए, हमें केवल एक जीन चाहिए बच्चों। कौन सा जीन, इंसुलिन वाला जीन, क्योंकि हम इंसुलिन बना रहे हैं। ठीक है, हम इंसुलिन बना रहे हैं, तो हमें इंसुलिन का ही केवल एक जीन चाहिए, अर्थात यह 30,000 में से हमारे काम का जो जीन है वह केवल एक जीन है, और 29,000 जीन ये क्या है, मेरे लिए बेकार है। तो हमें केवल एक जीन चाहिए। तो एक जीन हम कैसे प्राप्त करेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि यह जो डीएनए है, डीएनए का जो लंबाई है वह 2.2 मीटर है, और इस पर 30,000 जीन उपस्थित हैं। इस 30,000 जीन में हमें केवल एक जीन चाहिए। तो इस एक जीन को हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो यह हम देखते हैं। तो वांछित डीएनए खंड अथवा जीन का पृथक्करण में, ठीक है, हमने अभी यह देखा कि किस तरह से कोशिका भित्ति को हमने नष्ट किया, जो मेम्ब्रेन सेल था उसको नष्ट किया, और किस तरह से जो आपके डीएनए के अतिरिक्त जो आरएनए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट था, किस एंजाइम का प्रयोग करके उसको हमने नष्ट किया। अब हमें डीएनए मिल गया, लेकिन डीएनए जो है की लंबाई अधिक होती है, और उसमें 30,000 जीन है, तो हमें केवल एक जीन चाहिए। तो अब वांछित डीएनए खंड अथवा जीन का पृथक्करण एवं वर्ण में इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, इसी चरण का, पहले चरण का हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि दूसरा क्या करते हैं, अर्थात इस एक जीन अर्थात इंसुलिन वाले जीन को हम कैसे प्राप्त करते हैं, अर्थात इसी पहले चरण का ही हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। क्या है, चलिए बच्चों, अर्थात जो डीएनए का हमें बड़ा खंड मिला था, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, दूसरा बात करते हैं उसको कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम के द्वारा उसको कट करते हैं, उसको काटते हैं। ठीक है, किसके द्वारा काटते हैं, आपको पता है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम को आरवी की कैंची या रासायनिक चाकू भी कहते हैं। यह एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो डीएनए को, ठीक है, एक विशेष स्थानों पर काटता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम, ठीक है, क्या करता है बच्चों, एक विशेष स्थानों पर कट करता है, ठीक है, और उसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस। यह पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या है बच्चों, आपको बता चुके हैं कि अगर उसको बाएं से पढ़ा जाए तो भी वही पढ़ा जाएगा, दाएं से पढ़ें तो भी वही पढ़ा जाएगा। जैसे हमने आपको बताया था कि मलयालम, क्या बताया था, मलयालम,
मलयालम में अगर हम इधर से पढ़े बच्चों तब भी वही पढ़ा जाएगा, ठीक है, और इधर से भी पढ़ें तब भी वही पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप शब्द दे सकते हैं मैडम, ठीक है, मैडम को इधर से पढ़े तब भी पढ़ा जाएगा, इधर से पढ़े तब भी मैडम, ठीक है। नयन, नयन को बच्चों अगर इधर से पढ़े तो भी नयन पढ़ा जाएगा, इधर से पढ़ें तो भी नयन पढ़ा जाएगा। तो यही शब्द क्या कहलाता है बच्चों, यही शब्द कहलाता है पालिंड्रोम। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम क्या करता है, वह डीएनए को विशेष स्थान अर्थात पैलिंड्रोम सीक्वेंस पर ही कट करता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम के अतिरिक्त दो और एंजाइम होता है जो आपने विस्तार से अध्ययन कर लिया है। एक होता है एक्सो और दूसरा होता है एंडो। जहां भी बच्चों एक्सो शब्द आए, एक्सो का मतलब होता है बाहर, ठीक है, अर्थात वह डीएनए को बाहर के सिरों पर कट करता है, उसको हम एक्सो कहते हैं। एंडो अर्थात डीएनए को जो अंदर से काटता है अर्थात बीच के सिरों से काटता है, उसको एंडो जो है न्यूक्लिक एंजाइम कहते हैं। और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम क्या है बच्चों, यह डीएनए को विशेष स्थानों पर अर्थात पैलिंड्रोम सीक्वेंस पर काटता है। जो बाएं से पढ़ा जाए तो भी वही पढ़ा जाएगा, दाएं से पढ़े तो भी वही पढ़ा जाएगा, ठीक है। और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम आपको पता है कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका इको R1 के विषय में हम आपको बताएं कि इको R1 क्या है, ATTC। इधर से पढ़ेंगे तो भी वही पढ़ा जाएगा, इधर से पढ़ेंगे तो भी वही पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो जो इको R1 क्या है बच्चों, इस विशेष स्थान की पहचान करता है और इस विशेष स्थान की पहचान करके उसको G और A सिरों में क्या करता है, इस तरह से कट करता है। और आपको पता है इससे जो है आपके जो रज्जुक है, दोनों रज्जुक जो स्टैंड है वह विमुख हो जाते हैं और जो उनके विमुख सिरे हैं उन सिरे को हम क्या होता है, उस पर अयुग्मित नाइट्रोजनी क्षार होते हैं और इसी को हम चिपचिपे सिरे कहते हैं। आपने देखा था कि हमने इसका अध्ययन किया था, इस तरह से जो है इनका यह ग्राफ बना था, इस तरह से यहाँ पर भी बना था और इस तरह से यहाँ पर भी आपने इस तरह से ग्राफ देखा था। तो यही जो सिरे हैं, ठीक है, इसी सिरे को हम चिपचिपे सिरे कहते हैं, चिपचिपे सिरे कहते हैं, चिपचिपे सिरे, ठीक बच्चों। और ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो आपका वांछित डीएनए है, जो वेक्टर डीएनए है, दोनों को हम एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम से कट करते हैं। यदि दोनों को हम भिन्न भिन्न एंजाइम से कट करेंगे तो क्या होगा, जो इनके चिपचिपे सिरे हैं, ठीक है, वह आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। ये आपस में क्या होगा, ये आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए दोनों को हमें एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम से कट करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, दूसरा यही काम करते हैं वांछित डीएनए खंड अथवा जीन का पृथक्करण एवं वरण की, ठीक है, प्रक्रिया में दूसरा यही करते हैं कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम द्वारा हम डीएनए के खंड करते हैं, डीएनए के छोटे छोटे खंड करते हैं, ठीक है। अर्थात ध्यान रखिएगा यह आपका क्या है, आपका यह डीएनए है, डीएनए का इस तरह से यह खंड है आपका, ठीक है, इस तरह से आपका डीएनए का खंड है। तो यहाँ पर तो इको R1 जो है उसको यह पहचान कर लिया, इस स्थान को कट कर लिया। आगे भी अगर इस तरह से जो है स्थान मिलता है, ठीक है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस मिलता है, तो आगे भी वह डीएनए को कट करेगा। तो जितने भी खंड इस तरह से मिलेंगे उनको उस डीएनए का वह खंड करता चला जाएगा। और जो है यह स्थान मान लीजिए क्या है, इसी स्थान पर इंसुलिन है, इंसुलिन वाला जीन है इसी स्थान पर, तो यह इंसुलिन वाले जीन को काट कर क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अर्थात हमें डीएनए के इस तरह से आपके छोटे छोटे खंड डीएनए के प्राप्त हो जाते हैं। और इस डीएनए के खंडों में किसका जीन उपस्थित है, इसमें हमें जो है इंसुलिन का जीन उपस्थित है। तो इस तरह से हमें जो है यह खंड प्राप्त हो जाता है। तो यह दूसरा चरण है। वांछित डीएनए खंड अथवा जीन के पृथक्करण एवं वरण में हम देखते हैं इसका तीसरा चरण क्या है, तीसरा चरण हम इनका देखते हैं।
चलिए बच्चों ध्यान रखिएगा कि वांछित डीएनए खंड अथवा जीन का पृथक्करण एवं वर्णन में, ठीक है, यह जो इनका तीसरा चरण है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम क्या किए थे, हम दूसरे चरण में जो है डीएनए के इस तरह से छोटे छोटे खंड हम प्राप्त कर लिए थे, इस तरह से छोटे छोटे खंड प्राप्त कर लिए थे, ठीक है। लेकिन ये जो छोटे छोटे खंड हमने प्राप्त किया था, अभी हम चयन नहीं कर पाए थे कि कौन सा इंसुलिन का जो है डीएनए का खंड है। डीएनए का खंड तो मैंने काट लिया था, लेकिन अब वास्तव में कौन सा जीन है, ठीक है, जिसमें इंसुलिन का जीन है, इसका चयन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेटअप का प्रयोग करते हैं और वह सेटअप कहलाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यह जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है बच्चों, इसके विषय में भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सेटअप होता है, ठीक है, यह इलेक्ट्रॉनिक सेटअप होता है। एक तरफ जो है आपका एनोड होता है और दूसरे तरफ आपका कैथोड वाला सिरा होता है। एनोड होता है और दूसरी तरफ कैथोड होता है। हमको पता है कि एनोड वाला सिरा जो है यह प्लस सिरा होता है, कैथोड वाला सिरा जो है आपका माइनस सिरा होता है। और इस जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एक जेल का प्रयोग करते हैं और उस जेल का नाम है एगारोज जेल। एगारोज जेल का हम प्रयोग करते हैं। यह एगारोज जेल का प्रयोग इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि जो यह डीएनए के खंड है यह इसके ऊपर तैर सके, इसीलिए जो है हम एगारोज जेल का प्रयोग करते हैं। और जब हम इस डीएनए को इसमें जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालते हैं तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि यह जो डीएनए है, आपसे बच्चों एक प्रश्न कि डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस या प्लस चार्ज। बच्चों डीएनए पर माइनस चार्ज होता है। डीएनए पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। और जब हम इसमें डालते हैं बच्चों, ठीक है, तो होता क्या है कि चूंकि सभी डीएनए पर चार्ज तो समान है, ठीक है, और जब हम इस पर हम डालते हैं तो यह क्या करते हैं डीएनए, क्योंकि हमको पता है कि जो प्लस और माइनस सिरा है, प्लस सिरा है तो वह एक दूसरे को क्या करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के बीच प्रतिकर्षण करेंगे अर्थात रिपल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। और यदि प्लस और माइनस है तो वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चूंकि यह आपका माइनस है डीएनए, तो यह क्या होगा, यह जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के धन वाले सिरे की ओर जो है चलते हैं। तो कैसे चलेंगे बच्चों, ठीक है। यदि हम आपसे एक प्रश्न पूछे इस तरह से, यदि आपका प्रश्न पूछे कि 50 किलोबाइट, ठीक है, और 300 किलोबाइट और 800 किलोबाइट, यह 3 डीएनए है। एक डीएनए का खंड ये है, दूसरा डीएनए का खंड ये है, तीसरा डीएनए का खंड है। हमने जो डीएनए अलग अलग खंड किए, मान लीजिए 3 डीएनए के खंड किए और तीनों डीएनए का खंड, एक 50 केबी का है, दूसरा 300 जो है किलोवाट का है और तीसरा 800 किलोवाट का है, ठीक है। तो कौन सा, ठीक है, इस तीनों में से कौन सा जो है आपका डीएनए कैथोड की तरफ होगा, कौन सा डीएनए कैथोड की तरफ होगा बच्चों, इसका उत्तर है 800 केबी। क्यों, क्योंकि जो यह जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इस पर जो डीएनए का क्रम है, जो व्यवस्थित क्रम है, वह जो सबसे हल्का होगा वह एनोड की ओर होगा और जो सबसे भारी होगा वह कैथोड की तरफ होगा। मैंने प्रश्न पूछा था कि यह 3 क्या है, 3 डीएनए के खंड है, तो कौन सा खंड कैथोड की ओर होगा। तो देखिए यह 800 केबी सबसे अधिक, सबसे भारी डीएनए का खंड है, तो यह कैथोड की तरफ होगा। क्योंकि जब हम इसमें इसको प्रोवाइड करते हैं तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बच्चों क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सेटअप है। तो जब इलेक्ट्रॉन द्वारा, जब आपका विद्युत द्वारा जब इस डीएनए को ढकेला जाता है तो जो हल्के होते हैं वह
बहुत तेजी से एनोड की ओर गति करते हैं। जो भारी होते हैं वह उतनी तेजी से गति नहीं कर पाते, अर्थात जो बड़े खंड है वह कैथोड की तरफ होते हैं और जो छोटे खंड या जो हल्के खंड होते हैं वह एनोड की ओर। इस तरह से जो है ये डीएनए का जो है इसमें जो है व्यवस्था होती है। तो इस तरह से जो छोटे वाले हैं बच्चों, जो छोटे हैं वह सबसे पहले और उसके बाद बड़े वाले, इसके बाद में फिर बड़े वाले, फिर बड़े वाले, इस तरह से जो है डीएनए के खंड जो है जुड़े होते हैं, एक दूसरे से इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। इस तरह से डीएनए के खंड जो है एनोड से कैथोड की ओर डिवाइड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा कि यह जो आपका सेटअप है यह एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं, पहले छोटा और उसके बाद बड़ा, और इसको एक एल्कीन माध्यम में रखते हैं। जो सेटअप है इस सेटअप को हम एल्कीन माध्यम में रखते हैं। जब इसको एल्कीन माध्यम में रखते हैं बच्चों तो आपको पता है जो यह डीएनए के खंड इस तरह से हैं, ठीक है, जो आपके बांड है नाइट्रोजनी बांड, तो एल्कीन माध्यम के होने के कारण यह बांड बीच में टूट जाता है। ये जो बांड है यह बांड इनका टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? एल्कीन माध्यम के कारण जो है इनके बांड जो है बीच में क्या होता है? टूट जाता है। जब इनके बांड आपस में, देखिए यह टूटे हुए बांड है, आपस में यह बांड क्या होते हैं? यह बांड आपस में टूट जाता है। इस तरह से जो बांड है इनके आपस में टूट जाता है। किसके कारण टूटता है बच्चों? तो यह एल्कीन माध्यम के कारण इनके जो बांड हैं नाइट्रोजनी बांड वह आपस में टूट जाते हैं, अर्थात दोनों जो रज्जुक है वह अलग अलग इस तरह से हो जाते हैं। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ इसमें हम डालते हैं, जो पहले से हमने जो है तैयार किए हुए हैं। तो जब हम जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ को डालते हैं तो यह रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है यहाँ आके जुड़ जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है यहाँ आके इस तरह से जो है यह जुड़ जाता है। इस तरह से आके जो बंड है इन बंडों में इस तरह से आके जुड़ जाता है। इस तरह से रेडियो एक्टिव पदार्थ एक दूसरे के साथ इस तरह से आके ये जुड़ जाता है। इस तरह से बच्चों यह रेडियो एक्टिव पदार्थ यह इसमें जुड़ जाता है। क्यों रेडियो एक्टिव पदार्थ को क्यों हम इसमें प्रवेश कराते हैं? क्योंकि बच्चों जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए रंगहीन होता है, डीएनए का कोई रंग नहीं होता है, ठीक है, और डीएनए हमें दिखाई भी नहीं देता है। इसलिए जब हम एक्सरे मशीन में इसको प्रवाहित करते हैं तो डीएनए को हम देख सकें, इसके लिए हम रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको इसमें प्रवाहित करते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ को, ठीक है, तब जो है क्या होता है, ठीक है, हम डीएनए को देखने के लिए हम एथिल ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि डीएनए हमें नहीं दिखाई देता, न ही डीएनए का कोई रंग होता है। ठीक है, तो हम जब रेडियो एक्टिव पदार्थ इसमें डालते हैं तो एक्सरे मशीन पर रेडियो एक्टिव पदार्थ ही हमको चमकीला पदार्थ दिखाई देता है, चमकीले जो है पट्टियों के रूप में दिखाई देता है। इसके लिए हम जो है एक एथिल ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डीएनए को देखने के लिए बच्चों हम एथिल ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। एथिल ब्रोमाइड का प्रयोग क्यों करते हैं बच्चों? एथिल ब्रोमाइड का प्रयोग हम डीएनए को देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि डीएनए का कोई रंग नहीं होता और डीएनए हमें दिखाई नहीं देता। तो डीएनए को देखने के लिए हम एथिल ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। और जब एथिल ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं तो हमें जो है जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उस पर जो है, ठीक है, ऑरेंज पट्टियों के रूप में हमें डीएनए के खंड दिखाई देते हैं। किस पट्टियों में? तो बच्चों यह जो आपका सेटअप है हमने देखा कि इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ डालते हैं और चूंकि डीएनए का कोई रंग नहीं होता तो इसको देखने के लिए हम एथिल ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं।
और एथिल ब्रोमाइड की उपस्थिति में डीएनए हमें ऑरेंज रंग के चमकीली पट्टियों के रूप में हमें प्राप्त होता है। और जब यह ऑरेंज चमकीली पट्टियों के रूप में जब हमें यह प्राप्त हो जाता है तो हमें यह पता चल जाता है कि कौन सा डीएनए का खंड इंसुलिन वाला है, कौन से इसमें इंसुलिन का जीन है। और मान लीजिए यह जो खंड है इसमें इंसुलिन का जीन है तो हम क्या करते हैं, अब इसमें से जो है इंसुलिन का जीन हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम इंसुलिन का जीन जब हम इसमें निकाल लेते हैं बच्चों, जब इंसुलिन वाला जीन जो इंसुलिन का जीन है जो हमें पता चल गया ऑरेंज पट्टियों के रूप में हमें डीएनए प्राप्त हुआ, तो हमें वह डीएनए दिखाई देने लगा और हम उसकी पहचान कर सके कि यही जो है जीन है जिसमें इंसुलिन है। तो इंसुलिन वाले जो है जीन हमें प्राप्त हो गया। और जो इंसुलिन वाला जीन है बच्चों यह इस तरह से धागे जैसी संरचना के रूप में हमें प्राप्त होता है। यह जो डीएनए हमें प्राप्त हुआ इंसुलिन वाला जो हमें डीएनए प्राप्त हुआ, इस तरह से धागे जैसी संरचना के रूप में हमें यह डीएनए प्राप्त होता है। और फिर इस धागे को हटाने के लिए हम एक क्रिया करते हैं और उस क्रिया को हम बोलते हैं स्पूलिंग। स्पूलिंग की क्रिया करते हैं और स्पूलिंग क्रिया द्वारा जो डीएनए में जो ये धागे हैं वह धागे अलग हो जाते हैं। अब हमें शुद्ध रूप से जो है डीएनए इंसुलिन वाला डीएनए प्राप्त हो जाता है। इस तरह से बच्चों हमने देखा कि पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की प्रक्रिया जो विधि है इसकी 4 प्रक्रिया विधि होती है। पहली प्रक्रिया विधि का हमने आज अध्ययन किया, इसका नाम है वांछित डीएनए खंड अथवा जीन का पृथक्करण एवं वरण। अर्थात जो कोशिका है, कोशिका के केंद्रक में जो डीएनए है उस डीएनए को हम कैसे पृथक करते हैं, ठीक है, पृथक करके कैसे हम उसका चयन करते हैं, ठीक है। यही इनकी पहली प्रक्रिया है जो हमने अध्ययन किया कि किस तरह से जो कोशिका है वह अनेक कोशिका भित्तियों से बना होता है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति अलग होती है, पादप की अलग कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, कवक की अलग कोशिका भित्ति होती है। उन कोशिका भित्ति को हम कैसे अलग अलग एंजाइम द्वारा अलग करते हैं। जब हम उसको अलग कर लेते हैं तो कोशिका भित्ति तो समाप्त हो जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति के अंदर एक और लेयर होता है, इसको हम मेम्ब्रेन लेयर बोलते हैं या मेम्ब्रेन जो है सेल कहते हैं, ठीक है। और वह किसका बना होता है, वह लिपिड का बना होता है और इसको समाप्त करने के लिए हम लाइपेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं और वह भी खत्म हो जाता है। और जो हमें सभी पदार्थ जो प्राप्त होता है, ठीक है, उस पदार्थ को हम क्या करते हैं, एक जो है मशीन होता है, उस मशीन में हम जो है लैब की एक मशीन होती है जिसमें हम अपकेंद्रण करते हैं। अपकेंद्रण के द्वारा जो है सभी अलग हो जाते हैं, डीएनए आरएनए प्रोटीन जो भी उनमें उपस्थित जो है पदार्थ है वह अलग हो जाते हैं। फिर सभी पदार्थों को डीएनए को छोड़कर अन्य सभी पदार्थों को हम एंजाइमों द्वारा क्या करते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। प्रोटीन के अलग जो है नष्ट करने के लिए एक अलग एंजाइम का, कार्बोहाइड्रेट को अलग करने के लिए एक अलग एंजाइम का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमें केवल डीएनए का खंड प्राप्त हो जाता है। क्योंकि डीएनए खंड की लंबाई बहुत अधिक होती है, वह 2.2 मीटर की होती है और उसमें 30,000 जीन उपस्थित होते हैं, लेकिन हमें केवल इंसुलिन का ही जीन चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, उस डीएनए का खंड करते हैं जिसको हम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कहते हैं। उसके द्वारा जो है हम उसको कट करते हैं। और आपको पता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम एक विशेष स्थानों पर कट करता है डीएनए को, जिसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस। तो इस तरह से इसका हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि किस तरह से जो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम द्वारा उस डीएनए का खंड करते हैं। जब डीएनए के छोटे छोटे खंड कर लेते हैं तो क्योंकि उस डीएनए में जो है इंसुलिन के अतिरिक्त और भी जीन होता है, तो किस तरह से हम कैसे पहचाने कि यह इंसुलिन का ही जीन है, उसके लिए इसका हम तीसरा प्रक्रिया करते हैं, इसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जो है हम जो है क्या करते हैं, उस जीन को पहचान लेते हैं जो इंसुलिन का जीन है। तो बच्चों वांछित डीएनए खंड अथवा जीन के पृथक्करण एवं वरण का जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक की प्रक्रिया विधि का पहली प्रक्रिया थी, उस पहले प्रक्रिया का हमने विस्तार से अध्ययन किया। और अगले वीडियो में जो दूसरा इसकी जो है प्रक्रिया होगा,
ठीक है, किस तरह से हम वेक्टर डीएनए का चयन करते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। यदि वीडियो बच्चों आपको समझ में आ रहा है, यह लेक्चर समझ में आ रहा है, तो बच्चों इसको आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।